यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आर्द्रभूमि एक हाई यील्ड टॉपिक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक खंड में इससे हर 1-2 साल में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी अब केवल कौन सी झील कहाँ पर स्थित है ये नहीं पूछती, वो अब परिभाषा और नियमों की बारीकियों में जाने लग गई है। जैसे पूछ सकती है कि जो समुद्री क्षेत्र होता है, क्या पूरा समुद्री क्षेत्र शामिल है? तो ये जो इसका समुद्री क्षेत्र में 6 मीटर वाला कॉन्सेप्ट है वो अपन समझेंगे। या यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है कि आर्द्रभूमि को कौन नियंत्रित करता है? क्या केंद्र सरकार नियंत्रित करती है पूरी तरह से, या राज्य सरकार नियंत्रित करती है? तो यूपीएससी इस तरह से प्रश्न पूछने लग गई है। और अभी देखेंगे कि हाल में कौन कौन सी नई आर्द्रभूमि में शामिल की गई है, ताकि अब की बार यूपीएससी पीटी के अनुसार अपन इसका एक क्विक रिवीजन कर सकें। चलो अब देखते हैं आर्द्रभूमि। देखो, यूपीएससी पीटी में पिछले साल प्रश्न पूछ चुकी है पृथ्वी की किडनियों के बारे में। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि आर्द्रभूमि गुर्दे की तरह कार्य करती है। 2012 और 2018 में इस बारे में प्रश्न पूछ चुकी है। तो आर्द्रभूमि को ध्यान रखना, पृथ्वी की किडनियाँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पारितंत्र एवं मृदा का स्थिरीकरण करती है और जल का पृथक्करण करती है। तो उससे पहले ये किस प्रकार कार्य करेंगी, इससे पहले ये जानना जरूरी है आर्द्रभूमि होती क्या है, किसको आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि जलीय या स्थलीय पारितंत्र दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र में कौन कौन से आ गया? दलदल आ गया, कच्चा आ गया, पीठ भूमि आ गई, झीलें और नदियाँ आ गई, बाढ़ का मैदान हुआ, मैंग्रोव या प्रवाल वीथियाँ, मछली का कोई तालाब हुआ, या धान के खेत हुए। ध्यान रखना, जो अपन धान बोते हैं, धान में पानी भी रहता है ना, धान के खेतों में पानी भरा रहता है। धान के खेत भी आर्द्रभूमि में शामिल है। और सर्वाधिक क्षेत्र जो आर्द्रभूमियों का है वो धान के खेतों का, ये ध्यान रखना। समुद्री क्षेत्र में एक निम्न ज्वार वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो अब कुल ये जो पूरा क्षेत्र आर्द्रभूमियों का, जिसमें स्थलीय और जलीय पारितंत्र शामिल है, कुल पूरे पृथ्वी में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे है? वो है 18.4% क्षेत्र पर ये आर्द्रभूमियाँ फैली हुई है। इनमें सर्वाधिक हिस्सा किसका है? धान के खेतों का। अच्छा, 18.4 क्षेत्रफल पर है। अभी अपनी बात किया था समुद्री क्षेत्र भी शामिल है। टोटल पृथ्वी पर तो 71% समुद्र है ना, तो फिर केवल 18% पर आर्द्रभूमि क्या है? क्योंकि यदि समुद्र क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाएगा तो ये तो 71 से अधिक होना चाहिए ना। ध्यान रखने की बात यह है कि समुद्री क्षेत्र वहाँ तक ही शामिल है, वो समुद्री क्षेत्र का वो तट ही शामिल है जहाँ पर निम्न ज्वार के समय जो ज्वार भाटा आता है, तो उस टाइम जो निम्न ज्वार आ रहा है उस टाइम उस क्षेत्र की मैक्सिमम गहराई 6 मीटर ही हो। तो ध्यान रखना, समुद्री क्षेत्र का वह क्षेत्र जहाँ पर निम्न ज्वार के समय मैक्सिमम गहराई 6 मीटर तक ही होती है। केवल ये क्षेत्र ही आर्द्रभूमि में शामिल माना जाता है। देखो ध्यान रखना, इसको रट लो, निम्न ज्वार के समय 6 मीटर वाली गहराई वाले कॉन्सेप्ट को रट लो, क्योंकि ये 6 मीटर वाला आंकड़ा पीटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं आर्द्रभूमि का महत्व क्या है। ये जो आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम है, इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं महत्व क्या है इसका। आर्द्रभूमि जल शोधन करती है। देखो ये जो क्षेत्र है ना, दलदल हुआ, कच्छ हुआ, पीठ भूमि वगैरह हुआ, ये क्या करती है? जल का शोधन करती है। तट के पास में यदि कहाँ पर नियंत्रित है, कोई झील नियंत्रित आर्द्रभूमि की, तो बाढ़ के समय में उसमें अतिरिक्त पानी चला जाएगा, तो ये बाढ़ को भी नियंत्रण का कार्य करती है। जैसे गोखुर झीलें वगैरह हुई, तो बाढ़ नियंत्रण का कार्य करती है ना। जैव विविधता का गढ़ होती है। यहाँ पर कुल जितनी ज्ञात प्रजातियाँ हैं ना आर्द्रभूमियों में, अब तक जितनी भी ज्ञात प्रजातियाँ हैं उसका 40% इन जैव विविधता वाले क्षेत्र आर्द्रभूमि वाले क्षेत्रों में निवास करता है। आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। धान के खेतों में आर्द्रभूमि आती है ना, अपनी आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब और पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में तो केवल यही धान ही होता है ना। एक बात, कार्बन सिंक करता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? जलवायु परिवर्तन में भी आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है ना, कि ये कार्बन को अपने अंदर सोख के रखता है। यदि कोई आर्द्रभूमि है उसका ह्रास हो जाएगा, वो सूख जाएगी, तो उसके तल में जो दबा हुआ कार्बन है वो वातावरण में चला जाएगा, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इसी कारण इनका संरक्षण करना जरूरी है आर्द्रभूमियों का। कार्बन सिंक में जो ये पीठ भूमियाँ होती है ना, देखो जंगल भी कार्बन का सिंक करता है और पीठ भूमि भी करती है। तो ध्यान रखना, जंगलों की तुलना में जितने कुल जंगल है ना अपने
पृथ्वी पे उनकी तुलना में 2 गुना पीठभूमियाँ कार्बन का सिंक करके रखती है। जितना कार्बन है, यदि 100 कार्बन है, 10 जंगल कर रहे हैं तो ये 20 पीठभूमियाँ उसको संरक्षित कर लेंगे, 20% को। तो ध्यान रखना, जंगलों की तुलना में 2 गुनी कार्बन सिंक करती है। पीठभूमियाँ आर्द्रभूमियाँ कुल क्षेत्र का कितना है? केवल 3% है और सिंक 2 गुना करती है। ध्यान रखना, आए बात समझे। अब देखते हैं, अब इनका अपनी बात की थी, इनका संरक्षण जरूरी है। तो संरक्षण जरूरी है तो इसके लिए एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन कौन सा किया गया? ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन किया गया। कब? 1971 में। इसको लागू कब किया गया? 1975 में। क्या ये बाध्यकारी है? ध्यान रखना, रामसर कन्वेंशन बाध्यकारी है। कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन हो सकता है। ध्यान रखना, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। फिर रामसर कन्वेंशन का मतलब इसका महत्व क्या है? ये बाध्यकारी भी नहीं है तो फिर इसको लाने का या इसमें क्या उद्देश्य रहा था कि इसके लिए? तो रामसर कन्वेंशन में बात की गई कि जो आर्द्रभूमियाँ होंगी उनका उपयोग तो करेंगे, लेकिन बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग करेंगे, ताकि सतत विकास के संदर्भ में आर्द्रभूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। अब टोटल कितनी भी आर्द्रभूमियाँ हैं? आर्द्रभूमि तो बहुत सारी है ना, भारत में बहुत सारी आर्द्रभूमि होंगी। तो क्या सभी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल में दर्जा प्राप्त है? नहीं, 96 आर्द्रभूमियाँ हैं अभी वर्तमान में जिनको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। अब रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो गया, इसलिए उसका महत्व बढ़ जाएगा। इस कारण सरकार कोशिश करती है कि अधिक से अधिक आर्द्रभूमियों को रामसर साइट के तहत दर्जा प्राप्त हो जाए। अब मान लो इनमें से इनको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो गया। अब इनमें भी ये मान लो ये 2 और भी ज़्यादा संकटग्रस्त स्थिति में है, तो फिर रामसर साइट के अंदर ही एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। उसको बोलते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, यानी जो खतरे के समय जो खतरा वगैरह रहता है, इस टाइम इन आर्द्रभूमियों को उनमें शामिल कर लिया जाता है। तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में क्या होता है कि यह रामसर सूची के तहत उन स्थलों का रजिस्टर है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप से पारिस्थितिक रूप में परिवर्तन आया है या आ सकता है। तो भारत के कितने क्षेत्र मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं? 2 हैं, अभी वर्तमान में 2 हैं। टोटल 3 थे, तब एक पहले भी था जिसको हटा दिया गया। किसको? चिल्का झील को। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा को। इसको पुनर्स्थापित वापस कर लिया गया है। तो अब ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल है? नहीं। ध्यान रखना, चिल्का झील मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में अभी शामिल नहीं है। तो भारत के 2 कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जल की कमी आ रही है, ध्यान रखना, जल की कमी आ रही, तो ये सूख रहा है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है पहला। दूसरा लोकटक झील। तो ये दोनों अभी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल है। फैक्ट के रूप में जो आर्द्रभूमि है, कुल जितनी भी आर्द्रभूमि है उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुजरात में है सबसे अधिक क्षेत्रफल। सबसे अधिक क्षेत्रफल, ध्यान रखना, आर्द्रभूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल। ये नहीं बता रहा कि सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि कहाँ है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गुजरात में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कच्छ रण वगैरह हुआ वो तो आर्द्रभूमि में है ना। अब बात करते हैं रामसर स्थल की। सितंबर 2025 में 94 थे। अभी दिसंबर में 2 को और शामिल कर लिया गया है। एक अपनी राजस्थान से है, दूसरा छत्तीसगढ़ से है। कोपरा झील है ना। अब देखते हैं रामसर में अपनी रामसर साइट के तहत क्या किया है? आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया। भारत में कौन कौन सा मतलब कानून बना रखा है ताकि अपन उनका आर्द्रभूमि का संरक्षण करें? तो भारत में जो संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो रामसर कन्वेंशन है और उसके तहत मॉन्ट्रो रिकॉर्ड है। भारत में किस किस कानून के तहत इनका संरक्षण किया जाता है? सबसे पहले राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चालू किया गया। कब? 1985 में। इसको क्या बोलते हैं? NWCP। और एक दूसरा और है NLCP, ये झीलों के लिए है। तो 2015 में क्या किया कि NWCP यानी राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम और NLCP जो कि झीलों के लिए था, इन दोनों को एक जगह मर्ज करके एक ही बना दिया गया। कौन सा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। अच्छा, पहले क्या किया जाता था कि जो झील है उसका संरक्षण का कोई अलग संस्था द्वारा अलग योजना के तहत किया जा रहा है, कोई आर्द्रभूमि है उसका अलग योजना के तहत किया जा रहा है। तो किसी भी क्षेत्र के
संरक्षण के लिए अपन अलग अलग दो संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं तो संसाधनों का नुकसान भी अधिक हो रहा है, उनमें कई बार सामंजस्य नहीं होगा। तो इस कारण इन दोनों को एक जगह शामिल कर दिया गया ताकि संसाधनों का भी अधिक विवेकपूर्ण उपयोग कर सकें और संरक्षण अच्छी तरह से किया जा सके। इसके लिए 2015 में NWCP और NLCP को एक जगह मर्ज कर दिया गया। फैक्ट के रूप में इसको ध्यान रखना। ये क्या करता है? 2015 द्वारा एकीकृत बेसिन का प्रबंधन। फिर 2017 में एक और कानून बनाया गया। 2010 में एक और था, जिसके तहत 2010 में जो कानून था उसके तहत क्या था कि जो आर्द्र भूमियाँ थी उनका केंद्र द्वारा, यानी जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, भारत सरकार, उसके द्वारा ही उनको रेगुलेट किया जाता था। लेकिन जो 2017 का जो कानून आया उसके में क्या किया गया, इसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण बना दिया गया जो अपने राज्य के क्षेत्र के अंदर जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण वगैरह करेगा। राज्य क्या करता है? राज्य उनको जो चिन्हित भी करता है कौन सी आर्द्र भूमि को अपन रामसर साइट में लाएंगे वगैरह, इसका काम भी अभी राज्य करता है। और दूसरा क्या कर दिया गया इस नियम के तहत, 2017 के तहत, एक तो विकेंद्रीकृत कर दिया गया और दूसरा कुछ जो क्षेत्र है आर्द्र भूमि के क्षेत्र उनको प्रभाव क्षेत्र में रोकथाम के लिए भी निषिद्ध गतिविधियां कर दी गई। यहाँ की ये आर्द्र भूमि है, इसमें कुछ तय कर दिया जाएगा कि इन आर्द्र भूमियों की इन क्षेत्रों में कुछ मानवीय द्वारा गतिविधियां नहीं होंगी ताकि संरक्षण किया जा सके। भारत सरकार द्वारा बजट 2023 में अमृत धरोहर फैल भी चालू की गई थी। ध्यान रखना, अमृत धरोहर फैल किसके लिए है? यह है आर्द्र भूमियों के लिए। इसमें क्या किया जा रहा है? अद्वितीय संरक्षण मूल्यों में वृद्धि। इनका आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने के लिए ये भी, इससे क्या होगा? अद्वितीय संरक्षण मूल्यों में वृद्धि होगी। इसके 4 स्तंभ ध्यान रखना। कौन कौन से 4 स्तंभ है? प्रकृति पर्यटन, आजीविका, कार्बन और प्रजातियों और आवास का संरक्षण। ये चारों अमृत धरोहर पहल के अंदर इसके 4 स्तंभ है। दूसरा, अमृत धरोहर पहल के अंदर क्या हुआ कि इसके लागू करने से आर्द्र भूमियों को स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत कर दिया गया है। तो यानी जो क्षेत्र है उसमें जो आर्द्र भूमि है उसके आसपास के स्थानीय जो लोग हैं वो उनके साथ अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो गए, यानी वो उससे आजीविका के रूप में अपने संसाधन प्राप्त कर रहे हैं और उनका संरक्षण भी कर रहे हैं। तो आपस में उनमें एक जुड़ाव हो जाएगा तो वो उसको क्षति नहीं करेंगे, अत्यधिक दोहन वगैरह नहीं करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। ये इस अमृत धरोहर पहल का उद्देश्य है। इससे पहले 2022 में मिशन सहभागिता भी लाई गई थी। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि संरक्षण को एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाना ताकि आम जनता भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण केवल सरकार द्वारा ही प्रयास ना किया जाए, आम जनता का भी इसमें भागीदारी रहे। अच्छा, अब जो कुछ अपन छोड़ के आ गए थे कि रामसर स्थल वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट रामसर स्थल वगैरह कौन से हैं, तो देखो जो चिल्का झील उड़ीसा में थी, इसको 1981 में शामिल किया गया था। यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। देखो रामसर स्थल है ना, कितने 96 टोटल है ना। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने रामसर साइट है? 20 साइट है। फैक्ट के लिए ध्यान रखना, तमिलनाडु के बाद में फिर यूपी में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अपने देख लिया था, ये यूनेस्को में भी शामिल है। ध्यान रखना, यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर के रूप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। लोकटक झील ये मॉन्ट्रियल अकॉर्ड में भी शामिल है ना, केवलादेव और लोकटक झील मॉन्ट्रियल अकॉर्ड में शामिल है ना। यहाँ पे हुमडिस पाई जाती हैं। लोकटक झील के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर एक डांसिंग डियर भी पाया जाता है। सुंदरवन आर्द्र भूमि, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि को स्थल कौन सा है? सुंदरवन आर्द्र भूमि। वुलर झील जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये टेक्टोनिक गतिविधियों से इसका निर्माण हुआ था। ये फिर भितरकनिका ओडिशा के अंदर है। मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थान है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, जो भितरकनिका जो पार्क है ना, वहाँ पर जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं वो अपना प्रजनन स्थान में अपने अंडे वगैरह देते हैं उनको, इसलिए उनको अरीबाड़ा भी बोलते हैं ना। खारे पानी के मगरमच्छों का अरीबाड़ा है वहाँ पर। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम। तो अपने क्या सभी आर्द्र भूमियों को रटने की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ आर्द्र भूमियाँ जो पीटी के अनुसार करंट में इम्पोर्टेंट रही थी तो उनको अपन कहाँ से करेंगे? पीटी से, जो पीटी 365 आती है वहाँ से अपन जो करंट में आर्द्र भूमियों की चर्चा रही थी
उनको वहाँ से करेंगे, ताकि अपने को पूरी छाण आर्द्रभूमि में रटने की जरूरत न रहे, केवल वही आर्द्रभूमि अपन याद करें, ताकि यूपीएससी में पूछने की उनकी संभावना अधिक रहे। अभी जो सितंबर में जो 2 आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई थी उनके बारे में देखते हैं, और यूपीएससी कौन कौन सा पर्सन पूछ चुकी है, किस किस संबंध में इनके आर्द्रभूमि से पर्सन पूछी है, वो सब अपन देखते हैं। देखो यूपी सितंबर 2025 के अंदर 2 आर्द्रभूमि, अभी 4 हो गई है ना, 2 अभी दिसंबर में जोड़ी गई हैं, हाल ही में जोड़ी गई हैं। इससे पहले जो 2 जोड़ी गई थी वो कौन सी है, एक तो गोकुल जलाशय, ये कहाँ पे है, ये बिहार में है, ध्यान रखना। ये नदी के विसर्ग के कारण इसका निर्माण हुआ था, और जो नदी के विसर्ग से, जो आपको पता होगा अपने 6th-7th क्लास के एनसीईआरटी में अपने पढ़ा था कि नदी सीधी बहती रहती है, ऐसे घुमावदार रहती है, धीरे धीरे उसमें कटाव लग जाता है, कटाव लगने के कारण अवसादों के कारण फिर एक अलग से क्षेत्र बन जाता है, नदी वहाँ से सीधी गुजर जाती है। तो ये जो अलग क्षेत्र बन जाता है इसको गोखुर झील बोलते हैं, ओक्सबो झील, ये अपने को पता है। तो ये जो गोखुर जलाशय है ना, ये बिहार में है, और इसके बारे में क्या फैक्ट है इंपॉर्टेंट, कि ये गंगा नदी के विसर्ग के कारण बना हुआ था, है ना। और इसको प्राकृतिक बाढ़ कुशन भी बोलते हैं। प्राकृतिक बाढ़ कुशन का मतलब क्या है, कि जो गंगा नदी के क्षेत्र में जब बाढ़ वगैरह आती है तो वो उसको पानी को सोख लेता है। तो अपने आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में देखा था ना, कि ये बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। दूसरा, उदयपुर झील, ध्यान रखना, उदयपुर झील राजस्थान के उदयपुर की नहीं है, ये भी बिहार में ही है, ध्यान रखना। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि उदयपुर झील है तो उसका नाम उदयपुर है तो ये राजस्थान की होगी, नहीं, ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इसके लिए नोट ध्यान रखना, एक नोट है इसके लिए, क्या नोट है, कि ये नाम उदयपुर है लेकिन ये राजस्थान की नहीं है, कन्फ्यूजन पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। बिहार की एक और झील है, नागी नकटी, नागी नकटी, शायद से कुछ शब्द को रिलेट कर पा रहे हो ना, नागी नकटी, यदि राजस्थान से हो तो। इसके बारे में ये है कि ये प्राकृतिक आर्द्रभूमि है, ध्यान रखना, प्राकृतिक आर्द्रभूमि, यानी मानव द्वारा निर्माण किया गया इसका, नागी नकटी प्राकृतिक आर्द्रभूमि। यूपीएससी पीटी पूछ लेती है कि प्राकृतिक है ये मानव निर्मित है। अच्छा, पीवाईक्यू में जो पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हुए हैं वो किस किस कैसे पूछे गए थे, कि यानी उसका किस प्रकार उनका संबंध रहा था। तो परिभाषा और इकोसिस्टम से प्रश्न पूछा गया था, जैसे आर्द्रभूमि गुर्दे की तरह कार्य करती है, 2012 और 2018 में पूछ लिया था। और कुछ स्थानों को मिला के भी प्रश्न पूछ सके, जैसे रेणुका झील हुई या आर्द्रभूमि झील हुई। यदि आपने पीवाईक्यू किए हैं तो शायद 2024-25 में ही इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के लिए सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण अनिवार्य है क्या? नहीं, ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था कि ये टोटल आर्द्रभूमि है, इसमें से कुछ को रामसर साइट के तहत दर्जा दिया गया है, और उनमें से भी कुछ जो अति महत्वपूर्ण है, जिनको मानव के हस्तक्षेप के कारण खतरा हो रहा है, उनको मॉनिटरी रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो फैक्ट ध्यान रखना पीटी के लिए, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। पहला, कि आर्द्रभूमियाँ, क्या सभी आर्द्रभूमियाँ रामसर साइट के तहत आरक्षित होती हैं? नहीं। दूसरा फैक्ट है कि इनका संरक्षण कौन करता है आर्द्रभूमियों का, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा? तो ये राज्य सरकार द्वारा होती हैं। इनका जब 2017 में आर्द्रभूमियों का कानून आया था तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। ये अपना आर्द्रभूमि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो करंट वाली जो आर्द्रभूमि है वो अपन PT 365 करेंगे, तब उनको क्लियर कर लेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे मैंग्रोव के क्या महत्व है, ये न्यूमेटोफोर्स जड़ें क्या होती हैं जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, अविस्पंद मूल क्या होती हैं, जरायुस्ता क्या होता है, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंग्रोव का महत्व देखेंगे। मैंग्रोव को, ये मिष्टी योजना, ध्यान रखना, मिष्टी योजना इंपॉर्टेंट है, ये 2023 के बजट में आई थी। CRZ के बारे में बात करेंगे कि इनको CRZ की कौन से सूची में संरक्षित किया गया है। इसके बाद अपन प्रवाल वीथियों को देखेंगे। ओके, बाय बाय।